जानते हो उसका अगला टारगेट कौन है? मैं हूँ। खबर मिली है कि चेन्नई में आज सुबह पुलिस ने 4 खूंखार अपराधियों का पीछा किया। इस घटना से काफी लोग दहशत में हैं। पुलिस का कहना है कि ये चारों लोग रामलाल सेठ मर्डर केस में सरकारी गवाह बने शंकर को मारने आए थे। समाज सेवक शिवानंद, डॉक्टर रमैया और एडवोकेट विष्णु, तीनों को एक के बाद एक मारा गया। एक एडवोकेट होने के नाते इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक आदमी शहर के वीआईपीज को मार रहा है और अभी तक हमारी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है और खुद की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से करते हैं। ऐसा क्यों लगता है एक आदमी का काम है? गैंग भी तो हो सकती है। एक आदमी है या पूरा गैंग, बात ये नहीं है। हमारे शहर में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ऊपर से एक और पुलिस इसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं और क्राइम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देता नहीं। और नेताओं को अपनी राजनीति से फुर्सत कहाँ? अखबार में भी सिर्फ बुरी खबरें होती हैं। आपने सही कहा, मगर आजकल सोशल मीडिया में अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग फेसबुक और व्हाट्सएप में किसी की भी फोटो भेजकर खूनी का अगला टारगेट यही होगा बताकर अफवाह फैला रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं बिना किसी से डरे अपनी राय देता हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे खूनी का अगला टारगेट बताकर मेरी फोटो को ट्वीट किया है। अगर आप इन सब बातों को सीरियसली लेंगे तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। सर, रंजीत, उसका अगला टारगेट तुम हो, ये कैसे कह सकते हो? सर, जब डॉक्टर रमिया फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट थी तभी लॉयर विष्णु ने उनका एक एविडेंस अप्रूव किया था। उस केस को मैं हैंडल कर रहा था। कैथरीन इमैनुअल, वो केस हमारे डिपार्टमेंट के पास आया था शिवानंद के लिटिगेशन और विरोध की वजह से। हाँ, याद आया। इमैनुअल और उसकी पत्नी, वो आर्किटेक्ट कपल। एग्जैक्टली सर। या अमीर लोग। कैथरीन उनकी इकलौती बेटी थी। एक खुशहाल परिवार। उनके घर पर एक नौकर था जिसका नाम था मर्यादास, और वो भी उनके परिवार का एक हिस्सा था। खाना बनाना, घर के काम करना, कैथरीन को स्कूल छोड़ने, ये सब काम मर्यादास करता था। मम्मी, देखो मैंने क्या जीता। Oh, very good. I have to go now. Bye. Good job, Catherine. Keep it up. गुड सर, डेडलाइन की चिंता मत करिए। जो प्यार अपने बिजी माँ बाप से नहीं मिला, कैथरीन को वो प्यार मर्यादा से मिला। आओ। मगर एक रात पूरा परिवार बिखर गया। कैथरीन की हत्या हो गई। मर्यादास लापता हो गया। घर की ज्वेलरी और पैसे दोनों गायब थे। मर्यादास को सस्पेक्ट घोषित करके केस फाइल कर दिया गया। एक हफ्ते बाद भी जब मर्यादास का कोई पता नहीं चला तो विक्टिम को दफना के केस क्लोज कर दिया गया। सिर्फ 2 हफ्तों में ये सब हुआ। मगर मीडिया का कहना था कि केस का इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ, असली खूनी अभी भी फरार है। लोगों ने विरोध और प्रदर्शन किया। मर्यादास के परिवार वालों ने शिवानंद से मदद मांगी और उसने हाई कोर्ट में लिटिगेशन दाखिल करके केस को रीओपन करवाया। हाई कोर्ट ने मेरे अंडर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऑर्डर दिया। मर्डर केस में सबसे अहम सबूत होता है मर्डर वेपन, मगर वो हमें नहीं मिला। लेकिन एक दिन सुराग मिल गया। हेलो। हाउ आर यू? नो थैंक्स। कैन वी गो? या श्योर। ओह, आप गोल्फ खेलते हैं? जी। किस क्लब के लिए खेलते हैं? आविशा, श्री परमपुदूर। और मैं रेस क्लब का मेंबर हूं। जस्ट अ बिगिनर, आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं। जो सवाल मैं पूछ रहा था वो उसका हाँ या ना में जवाब दे रहा था। सोचा बेटी की मौत का गम है, तभी मेरा ध्यान एक बात पर गया। एक गोल्फ क्लब किट में 14 क्लब होते हैं। सब लगभग एक जैसे दिखते हैं सिवाय एक के, यानी कि पटर। बॉल होल के करीब होती है तभी इसका इस्तेमाल करते हैं। इमैनुअल के पास जो पटर था वो नया था। कैडी से बात करने के बाद पता चला कि इमैनुअल मर्डर के 2 हफ्ते बाद सिर्फ एक दिन गोल्फ खेलने आया था।
जंगल से मिले गोल्फ पटर के बनावट फिंगरप्रिंट्स की जांच करने के बाद पता चला वो इमैनुअल का लापता गोल्फ पटर था। फॉरेंसिक लैब टेस्ट से ये पक्का हो गया ये वही वेपन था जिसकी हमें तलाश थी। डीएनए रिपोर्ट से दो जरूरी बातें सामने आई। क्राइम स्पॉट पर कैथरीन के अलावा मरिया दास के खून के निशान भी थे और दूसरी बात गोल्फ पटर में मिले खून के निशान मरिया दास के थे। इसका मतलब मरिया दास लापता नहीं हुआ था। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि कैथरीन और मरिया दास के शारीरिक संबंध थे। स्पर्म डिपॉजिट का डीएनए मरिया दास के डीएनए से मैच हो गया और केस सॉल्व हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मरिया दास की मौत पहले हुई थी और उसके बाद आपकी बेटी की। हमने घर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया मगर कोई भी अंदर आता हुआ दिखाई नहीं दिया और उसके बाद भी मरिया दास की लाश आपके फार्म हाउस से मिली। अगर पार्टी कैंसिल हुई तो बताना चाहिए था, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। ये सोच लीजिए कि नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए गए थे। हाँ। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। मम्मी, आपने ऐसे क्यों किया पापा, क्यों? कौन सी कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अभी बच्ची हो, ये सब तुम्हारे भले के लिए ही है। हम सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे हम। इमैनुअल एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन है। अपने इन्फ्लुएंस की वजह से उसने क्राइम सीन को साफ कर दिया और ये कहकर केस को क्लोज करवा दिया कि कैथरीन की हत्या हुई है। सर, आप सोचो उस पिता पर क्या गुजरी होगी जब उसकी 16 साल की लड़की घर के नौकर के साथ सब गुस्से में हो गया। मरिदास ने रेप करके कैथरीन को मार दिया और उसी गुस्से में मैंने उसे मार दिया। आप ऐसी ही रिपोर्ट बना दो सर। न्यूज वाले हमारी बेटी के बारे में क्या कुछ छापते थे, टीवी ऑन नहीं कर सकती थी मैं। पहले ही मीडिया में उसका नाम बार बार उछाला जा रहा था। वहां रेप के कोई सबूत नहीं थे। जो भी हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। पोस्टमार्टम में ये बात साफ हो गई है। तुम दोनों ने मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की है। डॉक्टर रम्या से इस बारे में मैंने बात की। उनका कहना है कि डीएनए एविडेंस काफी है तुम दोनों की सजा के लिए। मैं डीएनए रिपोर्ट बदल सकता हूँ, मेरी इतनी ऊपर तक पहचान है। उस सैंपल को बदलकर आप एक दूसरा रिपोर्ट बना दीजिए। सर, आपको जितने रुपए चाहिए मैं दूंगा, इंडिया में, विदेश में, बस एक नंबर बोलिए। सर, हम दोनों इस शहर के लीडिंग आर्किटेक्ट्स हैं। हम दोनों की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। वी आर डन राइट। तुम्हें परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। मुझसे ये सब छुपाया और जो यहां नहीं बोलना था वो भी बोल दिया। हम कभी कैथरीन को समझ ही नहीं पाए। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की हमने, पर हमारे पैसों से ज्यादा उसे हमारे वक्त की जरूरत थी। तुम्हारी थियरी क्या है? शिवानंद, डॉक्टर रम्या, विष्णु और मैं
हम चारों को कनेक्ट करता है ये केस। इस केस में सबसे ज्यादा नुकसान जिससे हुआ वही सस्पेक्ट है। कौन? उस परिवार के तो सारे लोग मर चुके हैं। रिलेटिव्स या फिर वो जिसे इस परिवार की मौत से सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। लेकिन उन लोग को मरे 3 साल हो गए, तो फिर अब क्यों? मैं नहीं मानता। सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है। रंजीत, आई एम सॉरी, मुझे ही कुछ करना होगा। आज के बाद इस केस को मैं हैंडल करूंगा, तुम सिर्फ मुझे रिपोर्ट करोगे। सर, प्लीज सर। तुम इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हो, तुम्हारे जजमेंट सही नहीं होंगे। तुमने पार्किंसन के बारे में मुझसे छुपाकर बड़ी गलती की। अगर तुम्हें उस दिन कुछ हो जाता तो? सर प्लीज, मुझे ये इन्वेस्टिगेशन पूरी करने दीजिए। ठीक है, मगर तुम फील्ड में नहीं जाओगे। वंदना, मैं प्रेस वालों से मिलने के लिए तैयार हूँ। हे भैया, अभी तक आप सोए नहीं? लगता है सीरियल किलर ने आपकी नींद हराम कर रखी है। तुम अभी तक जाग रहे हो? मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा था, दिमाग गर्म हो गया। जैसे आपके केस में एक सीरियल किलर है, वैसे मेरे ऑफिस में भी एक सीरियल किलर है जो कंटिन्यू प्रोजेक्ट देता रहता है और डेडलाइन सेट करता है। इसका मतलब मैं आपका लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सा लॉजिक? अगर नींद ना आए तो एक पैग मार लो। तुमने आज तक कभी पी नहीं है ना? बड़े भाई के साथ पीने के लिए एक छोटा सा परमिशन। ओके, चीयर्स फॉर द सीरियल किलर। चीयर्स। अच्छा ये बता, ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? एकदम मस्त। ऑफिस के दोस्त कैसे हैं? पहले पैग में कैजुअल बातें, फिर चौथे पैग में लीना के बारे में पूछेंगे आप। मैं ऐसे गेम नहीं खेलता। मैं नहीं पूछूंगा। आपके डिपार्टमेंट में कोई इंटेलिजेंस टीम नहीं है क्या? क्यों नहीं है? पुलिस का मतलब सिर्फ मारधाड़ नहीं होता, इंटेलिजेंस टीम भी तो होती है। ये इंटरेस्टिंग है, और बताइए। हाँ, जो मजा पुलिस फोर्स में है वो और कहाँ है? आप पुलिस की नौकरी कीजिए, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं सैन फ्रांसिस जाके BMW खरीद के वहीं पे सेट हो जाऊंगा। अगर मैं चाहता तो किसी भी देश में सेटल हो सकता था। एक इंसिडेंट ने मुझे बदल दिया। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक दिन बाइक पर जा रहा था, 4 गुंडों ने मिलकर उन्हें मार डाला। जब मैंने जाकर देखा तो शरीर से खून बह रहा था, लेकिन आंखों में कुछ जान बाकी थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरी तरफ देखने लगे, फिर वो गुजर गए। तब तो छोटा था। समझ गया, आप पिताजी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तभी फैसला कर लिया, पुलिस ऑफिसर बनूंगा किसी भी कीमत पर। हमारे डैड को किसने मारा पता नहीं, एक अनसॉल्व्ड केस रह गया। उसके बाद मेरे हाथ में जो भी केस आए मैंने वो सारे केस सॉल्व किए। इसे भी सॉल्व करूंगा किसी भी कीमत पर। मुझे दर्द के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने भाई के बारे में जानता हूं। आप ये केस सॉल्व कर लोगे। चीयर्स। चीयर्स। गुड नाइट। गुड नाइट।